नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ और आप थिंक 360 देख रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। जी अब इसमें आपने परिचय तो इतना लंबा दिया है कि आदमी मतलब 2 4 5 मील लंबा लेट ही जाए। जी सर। हालांकि मेरा जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपने कहा है, पर फिर भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है जी कि आपने मुझे एक कुछ मौका दिया है। कहाँ से कहानी शुरू होती है यशवंत व्यास की? मतलब आप कहानी कहते हैं लोगों की या? हाँ, मैं असल में ये हमेशा कहता हूँ, मैं स्टोरी टेलर तो नहीं हूँ, मैं स्टोरी हंटर हूँ। जी यानी लोगों की कहानियाँ तो सबके पास हैं, हर आदमी के पास अपनी कहानी होती है, आपके पास भी अपनी कहानी है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिस किसी आदमी में कोई कहानी है उस कहानी को पढ़ने की कोशिश कर सकूँ। तो शुरुआत ज़िंदगी में इसी तरह से सबकी होती है, एक जिज्ञासा होती है। आप घर में दीपक देखते हैं तो भी आपके मन में लगता है ऐसा क्यों है, जी ऐसे ही। और फिर आप अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग रास्ते चुनते हैं। लगभग सभी बच्चे बचपन में कविताएं लिखते हैं, जी। आपने भी लिखी होंगी, हमारे जो कैमरामैन हैं मालचंद जी, इन्होंने भी लिखी होगी। मैं एक आईएएस से मिला था सर। जी। उनको मैंने पूछा कि आप कविताएं लिखते हैं, तो वो बोले कि 2010 तक लिखता था। अच्छा। इनका फिर बोले फिर मेरी शादी हो गई। तो असल में जो लोग इस तरह से मशीनी ढंग से जीवन जीते हैं, जी या उनको ये लगता है कि ये इमोशंस किसी खास तरीके से आते हैं और बंद हो जाते हैं, या उनकी पहचान मुश्किल होती है, जी तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा होता है। बाकी अमूमन ऐसा नहीं होता। आपका एक प्रकृति होती है जी सर। कि आप बूंद को छू के कैसे देखते हैं, आप पानी को छू के कैसे देखते हैं, आप सूरज की रोशनी को कैसे देखते हैं, आपके भीतर किसी चीज का रंग कैसे भरता है, जी सर। वो आप तय करता है ना अभिव्यक्ति के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जीवन में कोई एक मोड़ आ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि एक राइटर्स ब्लॉक जैसी चीजें आती है, लेकिन ये बहुत आगे की चीजें हैं। और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि आपके भीतर की जो रचनात्मकता है उसमें रुकावट कुछ अलग अलग कारणों से आती है, लेकिन रचनात्मकता कुंद नहीं होती, वो तो आपके भीतर की चीज होती सर रचनात्मकता आने के लिए कुछ कारण होते हैं, हाँ, चाहे हाँ। वो सोर्स क्या है इसमें? कुछ नैसर्गिक प्रतिभाएं होती हैं, जी सर। और कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ आपकी समझ होती है, कुछ आसपास के संस्कार होते हैं, जी सर। और आपके चयन भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, पुराने दोस्त भी, जिनकी उम्र काफ़ी हो गई है। वो कहते हैं हमेशा कि अरे मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी इसलिए पिताजी के व्यवसाय को करना पड़ा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं भी सब लेखक बनना चाहता था, लेकिन क्या करूं, बस नौकरी करनी थी, ज़रूरत थी, इसलिए बैंक में आ गया। अब क्या करेंगे। इसी जर्नलिज्म में भी बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ लोग यूपीएससी में असफल हो जाते हैं, आईएएस अफसर नहीं बन पाए, तो वो फिर जर्नलिज्म करने चले गए। हाँ तो ये जो मजबूरी के महात्मा गांधी होते जी हैं, सर। इनकी कोई मतलब मेरे ख्याल से उनकी कद्र की जानी चाहिए, उनकी भावनाओं की, लेकिन दया दिखाने जैसी कोई जरूरत नहीं लगती। मुझे लगता है आपके अंदर जिस बात की तीव्र भावना थी उसको आपने अपनाया, तो आपके भीतर की शक्ति तय करती है, परिस्थितियां तय करती है। तो प्रतिभा तो होती ही है, लेकिन आपके चयन का भी एक कुछ मामला बनता है। आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, बचपन और कैसे आप? देखिए, एक जैसे साधारण आदमी की कहानी होती है, मैं भी एक मामूली आदमी हूँ। जैसे आप अपने घर में बड़े हुए होंगे, मैं भी बड़ा हुआ। मैं भी एक स्कूल में 5वीं तक पढ़ा, फिर दूसरे स्कूल में 8वीं तक पढ़ा, फिर स्कॉलरशिप मिली, फिर और बड़े स्कूल में पढ़ा, फिर कुछ और आगे बढ़ा। लेकिन बस इतनी सी बात है कि 11वीं पास करते करते अखबारों में छपने लग गया। जी जी। 19 की उम्र में आप संपादक? हाँ, तो वो क्या कहना चाहिए, संपादक तो क्या कहना चाहिए, वो बड़ी चीज़ होती है एडिटर बनना, लेकिन ये सब डेजिग्नेशन होते हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे एमएससी में ही, तो एमएससी बॉटनी कर रहा था मैं, उसी दौरान 2 या 3 जॉब मेरे पास में थे, और मैंने अंततः उनको छोड़ के और जर्नलिज्म जाना तय किया, क्योंकि मैं 2-3 साल कॉलेज में था तब से ही लिखता था। और ये संयोग की बात है कि जिस कॉलेज में मैं प्रिंसिपल थे, वो हमारे पीजी में जहाँ मैंने कर रहा था, उनके प्रिंसिपल साहब और मैं एक ही पेज पे छपते थे एक हफ्ते में। जी। तो ये एक संयोग होता है आपकी ज़िंदगी में, और आप अपना लेखन चुनते हैं। तो वो भी इतने बड़े थे कि वो बड़ा सम्मान करते थे, और एक लेखक के नाते आपके साथ में उसी तरह व्यवहार करते थे। तो कुछ होता है, सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ कुछ नया नहीं हुआ। जी सर। जी। आप जैसा कि बता रहे हैं कि
असाधारण और घास फूस पढ़ रहे थे आप मतलब बॉटनी में और फिर आप कलम में जी, आ गए, जी, तो जी। क्या जी, असल में क्या है कुछ अभी आपने एक लिस्ट देखी होगी आज कि बहुत सारे इंजीनियर हैं वो आईएएस बने हुए हैं। तो ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, जब मैं तर्कशास्त्र पढ़ता था, फिलॉसफी में जी मैंने जी पढ़ा जी 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 ये तो बहुत लिखते ही थे कि आधे डॉक्टर पागल हैं हाँ और सारे पागल डॉक्टर हैं, इस तरह के तर्क आते थे क्या उसमें। बात है हाँ। तो वो जो है ना वेन आरेख, वो बहुत सुंदर प्रदीप जी, आप जो है ना आपने उसको बहुत अच्छे से कहा है लेकिन विषय तो मेरा निश्चित तौर पे विज्ञान था। एक बात हमें समझनी चाहिए कि एक काल था 90s 80s में कि जब हम लोगों के पास विषयों को चुनने की बहुत कम स्वतंत्रताएं थी और हम लोग अगर पहले दर्जे के विद्यार्थी हुआ करते थे, जैसा कि मैं अपने अंक सूची के हिसाब से था, मेरिट होल्डर बच्चे जब होते हैं, तो जब मेरिट होल्डर बच्चे होते हैं तो उस वक्त माँ बाप के पास 2 या 3 ही लक्ष्य होते थे कि सबसे अच्छा बच्चा डॉक्टर बनेगा, जिसके सबसे अच्छे नंबर आए हैं, उससे कम आए तो वो इंजीनियर बन जाएगा और उससे कम आए तो फिर वो कुछ और दूसरा जॉब ढूंढेगा। अमूमन लड़के डॉक्टर इंजीनियर के लिए पीसीएम, हमें साइंस लेना होता था, उससे कमजोर बच्चा कॉमर्स लेता था और जिसको लगता था कि ये तो कुछ नहीं पड़ेगा उसको आर्ट्स दिला देते। तो जबकि मैं अगर ये चाहता था कि मुझे आर्ट्स चाहिए तो वो आर्ट्स में अपने पीयर प्रेशर की वजह से भी नहीं ले सकता था, क्योंकि आप जब फर्स्ट क्लास हैं तो और आप आर्ट्स में हैं, क्योंकि इस तरह से एक चीज़ कही जाती थी। अभी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अभी के बच्चे ये चुनाव कर सकते हैं कि आपकी तरह तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र और विज्ञान एक साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये बड़ी बात है, ये फैकल्टी एक अलग चीज़ है। लेकिन लिखना मेरा जीवन का ध्येय रहा है एक तरह से, और उसमें मुझे आनंद मिलता था, इसलिए मैंने खूब लिखा।